दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज मार्गदर्शन क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भाग 4। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व के लगातार संपर्क में रहने पर ब्लैकफुट नामक खतरनाक रोग हो जाता है? ब्लैकफुट, तो आर्सेनिक के संपर्क में रहने पर ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। ये मिलान करने के लिए है दोस्तों। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। मिनीमाटा रोग पारा से होता है। तो इसी प्रकार ब्लू बेबी रोग किस प्रदूषण से होता है? ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न है, मेघ बीजन या कृत्रिम मेघ और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक यानी कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक पारिस्थितिकी में सौर विकिरण है, क्योंकि सभी क्रियाएं जो भी क्रियाएं हैं सभी क्रियाएं सौर विकिरण से ही संचालित होती हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता, तो ये सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, दलदली क्षेत्रों में तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः वे जीव जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो वे जीव जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है नाइट्रोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर। अगला प्रश्न है, जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? जीवमंडल पारिस्थितिकी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है कि वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण, आयन आदि रहते हैं और जहां से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं तो वो आयन मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ स्थित है? दो संस्थान हैं, एक है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और दूसरा है एक संस्था सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये कहाँ स्थित है? तो ये दोनों अहमदाबाद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, जबकि जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो जलवाष्प की मात्रा 0 से 5% तक होती है वायुमंडल में। ये वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कहाँ पे जलवायु की मात्रा, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में जलवायु की मात्रा जो वायुमंडल में जल की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों यानी बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है? तो भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में
विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? ये टुंड्रा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा सबसे कम जैव भार वाला बायोम है। अगला प्रश्न है कि किस बायोम को विश्व का प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध उत्पादन व्यवसाय का क्रोड स्थल की संज्ञा दी जाती है? किस बायोम को विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का क्रोड स्थल की उपमा दी जाती है? तो ये शीतोष्ण घास भूमियों को, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक अन्न उपजाया जाता है तथा जानवरों की अधिकता के कारण इसको दुग्ध व्यवसाय का क्रोड स्थल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र था 1986 में स्थापित नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। अगला प्रश्न है नवाबगंज पश्चिम विहार। नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ स्थित है? तो ये उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, यूपी स्पेशल के अंतर्गत आता है ये प्रश्न कि नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पे स्थित है? उन्नाव उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व 1986 में स्थापित हुआ था। नंदा देवी 1988 में स्थापित हुआ। इसी प्रकार कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है जैव विविधता के हॉट स्पॉट को किन आधारों पर मान्यता दी जाती है? जैव विविधता के हॉट स्पॉट जो हैं उनको निम्नलिखित 3 आधारों पे जाति बहुलता, स्थानिकता और आशंका बोध के आधार पे मान्यता दी जाती है। हॉट स्पॉट ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पे जातीय बहुलता हो, स्थानिकता हो और वहाँ पे जो जातियों में संवेदनशीलता हो, वहाँ पे संवेदनशीलता अधिक हो या मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहाँ पे जातियों के विनाश का खतरा है अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलते हैं और ये ओजोन परत को पतली या ओजोन परत का क्षरण करते हैं। अगला प्रश्न है कि चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रेयान उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में से किसके औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो इसमें चमड़ा उद्योग के जो औद्योगिक मलबा है या औद्योगिक कचरा है उससे सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु तथा आर्द्र भूमियाँ। धान के खेतों से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है, कोयले के खनन से, पालतू पशुओं के जुगाली करने से तथा आर्द्र भूमियों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है जापान में 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि जिससे मछलियां संक्रमित थीं किस पदार्थ या किस तत्व के संक्रमण से हुआ था? तो मिनीमाटा व्याधि का प्रमुख कारण पारा या मरकरी है। अधिक जो समुद्र में पारे के अधिक प्रवाह से मछलियों में यह रोग फैल गया था और उसको खाने के बाद लोगों में भी ये संक्रमण फैला था जिसको मिनीमाटा व्याधि की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि अखबार की स्याही में कौन सा विषैला तत्व उपस्थित होता है? जो न्यूज़पेपर है उसकी स्याही में लेड उपस्थित होता है जो कि बहुत ही हानिकारक है मानव स्वास्थ्य के लिए।
अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट से कोयला दहन में से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। ये सभी गैसें बहुत ही हानिकारक हैं और वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान करती हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण हेतु समोच्च रेखी खेती की जाती है। कितने प्रतिशत ढलान तक समोच्च रेखी जुताई प्रभावशाली होती है? तो समोच्च रेखी जुताई जो है उसका 1% होता है। 8% तक जो समोच्च रेखी जुताई होती है वो प्रभावशाली होती है भूमि संरक्षण के लिए। तो ये है समोच्च रेखी खेती पर्वतीय क्षेत्रों की या पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए समोच्च रेखी खेती की जाती है और 8% ढलान तक समोच्च रेखी खेती प्रभावशाली होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल, हरियाणा में स्थित है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम संधि का संबंध किससे है? स्टॉकहोम संधि खतरनाक कीटनाशकों एवं विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाने से है स्टॉकहोम संधि का संबंध। तो दोस्तों, मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज क्विक रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से सामान्य अध्ययन के सभी खंडों को इस श्रृंखला के अंतर्गत कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कम से कम समय में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को आसानी से दोहरा सकें और प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता निश्चित कर सकें। शुभकामनाओं सहित अनुराग चौधरी, धन्यवाद।